बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सुबह 7 बजे की खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ आज बैठक। बजट सत्र के सुचारू संचालन पर होगी चर्चा। जीएसटी समेत कई अहम बिल पास कराने में मांगेंगे सहयोग। अरुणाचल प्रदेश में कालिखो पुल ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। राज्यपाल को सौंपा 31 विधायकों के समर्थन का ज्ञापन। सरकार गठन के खिलाफ कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। सूखा पीड़ित 7 राज्यों के लिए केंद्र से बड़ी मदद। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज का ऐलान। तमिलनाडु को मिलेंगे 1,773 करोड़। सीरिया में अस्पताल और स्कूल पर हवाई हमलों में 50 की मौत। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने की निंदा। रूस का हमले से इनकार, अमेरिका को बताया जिम्मेदार। और दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुष मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पर लगाया पंच। भारत के नाम अब तक 183 स्वर्ण। गुवाहाटी में समापन समारोह आज। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। नरेंद्र मोदी ने कल इस सिलसिले में फोन पर इन नेताओं से बातचीत की। बैठक में राज्यसभा और लोकसभा में पार्टियों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इसमें संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के सिलसिले में चर्चा होगी। संसद के पिछले 2 सत्रों में तमाम मुद्दों की वजह से कामकाज में अवरोध को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार बजट सत्र में जीएसटी और श्रम कानून जैसे आर्थिक सुधार के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना चाहती है। बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में असंतुष्ट कांग्रेस नेता कालिखो पुल ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने कल 31 विधायकों के साथ राज्यपाल जेपी राजखोवा से मुलाकात की और इस बारे में ज्ञापन सौंपा। कालिखो पुल को 19 कांग्रेस विधायकों, 11 बीजेपी और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बीजेपी नेताओं ने अलग से कालिखो पुल के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि उनके सरकार बनाने के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी और इस बारे में संविधान विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। और इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबाम तुकी ने कोर्ट को बताया है कि राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने की तैयारी है और राज्यपाल के राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने की खबर भी है। कांग्रेस इस आशंका के चलते नई याचिका दाखिल कर चुकी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल पीड़ित पक्ष नहीं है। केस में कांग्रेस पार्टी या फिर अयोग्य ठहराए गए विधायक पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राज्यपाल की कुछ शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र हड़ताल पर हैं। इधर पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार की रिमांड बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जेएनयू में हुए विवादित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगे थे। जेएनयू में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर जेएनयू के छात्र सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 8 छात्रों को एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार किया गया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी के। तो वो छात्र कह रहे हैं कि अगर 8 छात्रों की पढ़ाई रोकी गई है और तो हम क्यों पढ़ाई करें। जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि सबको जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कक्षाओं में वापस आने की अपील की। And the committee is given time up to about 25th February. Let them work on their job and they will come out with their recommendation. इसी बीच कन्हैया कुमार की सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने छात्रों और पत्रकारों से मारपीट की। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने दावा किया है कि कन्हैया कुमार ने विवादित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे। जहां तक हमारी जो हमें जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन से लगता है,
और वो एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। 9 फरवरी को जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाए जाने के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस पूरे मामले में कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। नव विक्रम सिंह के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर देशद्रोहियों के समर्थन का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए बीजेपी पर बांटने और घृणा की राजनीति करने की तोहमत लगाई। वहीं सीपीएम ने जेएनयू संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैंपस में जेएनयू विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर अलगाववादी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बोलने की आजादी का समर्थन करने के नाम पर कांग्रेस के शीर्ष नेता देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। और आज भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। और आज भी सभी प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर देशद्रोह की गतिविधियां जो हो रही है उसके समर्थन में लगे हैं। असम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की विविधता का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विचार जबरदस्ती दूसरों पर थोपना चाहती है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जेएनयू विवाद को असल मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार की साजिश बताया। In order to divert attention away from all the real problems of the country and the people, they are whipping up such issues by which they want to sharpen communal polarization. That is the only weapon they have. Now that is something we'll fight politically. जेएनयू विवाद सामने आने के बाद कई नेता विश्वविद्यालय का दौरा कर चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के साथ एबीवीपी के सदस्यों ने कथित रूप से बदसलूकी की थी। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम के चुनावी दौरे पर गए राहुल ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता से किए गए वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने आरएसएस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। असम के 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्य में कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या। 2014 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपसे वायदे किए। कहा था 15 लाख रुपए हम हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर लोगों के बीच मतभेद डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस अपनी विचारधारा देश पर थोपना चाहती है। जहां भी युवा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही है। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। ये वही लोग हैं। राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आए और सोच समझकर फैसला लें। उन्होंने असम की जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस जिस तरह असम का विकास करती आ रही है, आगे भी पार्टी की ये मुहिम जारी रहेगी। असम में इसी साल चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूखा पीड़ित 7 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसमें सूखे से निपटने के लिए इन राज्यों को 4087 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज को मंजूरी दी गई है।
सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति में यह फैसला लिया गया। समिति ने राजस्थान के लिए 1177 करोड़ रुपए से ज्यादा, तमिलनाडु के लिए 1773 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही झारखंड के लिए 337 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए 170 करोड़ और नागालैंड के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। असम को 332 करोड़ 57 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं झारखंड को 336 करोड़ 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला सूखा पीड़ित राज्यों का दौरा करने वाले केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 23 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाएगी। अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। डीडी से मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। मैसूर देश का सबसे साफ शहर है, वहीं झारखंड का धनबाद देश का सबसे गंदा शहर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कल साफ सफाई के हिसाब से 73 शहरों की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग के हिसाब से स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ दूसरे, तिरुचिरापल्ली तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर है। यह सर्वे साल 2014 में किया गया था। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही देश के 10 सबसे गंदे शहरों की सूची भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए या नहीं, इसका फैसला संसद को करना चाहिए। अदालत के मुताबिक जिन लोगों को जिंदा रहने की उम्मीद ना बची हो, उन्हें पैसिव यूथेनेसिया दिया जा सकता है या नहीं, ये देखना सरकार का ही काम है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में केंद्र सरकार के सामने लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को देखा जा रहा है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज करने की सिफारिश की गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।